सम्मान दिया। आज जो कुछ भी कार्य मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिनमें पहली बार दलित और वंचित शासन की योजना का हिस्सा ईमानदारी के साथ बन रहा है, चाहे वह हर घर में शौचालय बनाने का कार्य हो, हर एक परिवार को, वंचित और दलित परिवार को आवास की सुविधा, सिर ढकने के लिए आवास की सुविधा हो, स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य हो, चाहे वह देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वंचित तबके को शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य हो, ये सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बखूबी चल रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसी बात के लिए सदैव प्रेरणा प्रदान करते थे। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी अपने इस अभियान को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी उन मूल्यों, उन आदर्शों के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसका इतिहास देश के अंदर भारत के दलितों और वंचितों का अपमान करना, जिसका इतिहास तुष्टीकरण के आधार पर दलितों और वंचितों को उनके अधिकारों से पूरी तरह रोकने की एक कुत्सित चेष्टा का हिस्सा रहा है, और दूसरी तरफ तुष्टीकरण के आधार पर देश को विभाजन के कगार तक पहुंचाने का कार्य भी कांग्रेस ने किया। कौन नहीं जानता है कि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद यह संभव हो पाया। और कांग्रेस ने अपनी कुत्सित मंशा का परिचय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपने विद्वेष भावना को तब परिचय दिया जब यूपीए की सरकार थी, और उस समय उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के उस कार्टून को, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को पंडित नेहरू के द्वारा कोड़े मारने के एक कार्टून के माध्यम से दिखाया था, एक कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को दिखाता है। बाद में जब विरोध हुआ तो तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल को माफी मांगनी पड़ी थी, और ये पुस्तकों को वापस करना पड़ा था। कौन नहीं जानता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पहला आम चुनाव 1952 में मुंबई नॉर्थ से, फिर 1954 में उपचुनाव हराने का कार्य भी तो कांग्रेस ने ही किया था। यहां तक कि पंडित नेहरू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोध में प्रचार करने के लिए गए। जब वे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भंडारा से चुनाव लड़ने के लिए गए महाराष्ट्र में, वहां पर भी उन्हें पराजित करवाया कांग्रेस ने। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संसद में जाएं, दलितों की आवाज बने, वंचितों की आवाज बने, और सदैव उन्हें अपमानित करने का काम करती थी। कांग्रेस लगातार, कांग्रेस की मंशा हमेशा ये रही, और कांग्रेस ने न केवल उन्हें हराया बल्कि उन्हें हराने के लिए
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो अनन्य सहयोगी थे नारायण काजोलकर, उन्हें तोड़ करके उन्हें ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ चुनाव लड़वा दिया था। और हम सब जानते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ाने के परिणति क्या थी, बाबा साहब चुनाव हारे। और उन्हीं काजोलकर को कांग्रेस ने 1977 में पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की महापरिनिर्वाण के बाद कहीं भी उनकी स्मारक नहीं बनने दिया। जो भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय जो पंचतीर्थ बने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, कांग्रेस ने नहीं। कांग्रेस ने कभी नहीं बनने दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कभी पद्म पुरस्कार तक नहीं देने दिया। भारत रत्न भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को तब मिला जिस सरकार में भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी। कांग्रेस का इतिहास इसी से आप समझ सकते हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने इस्तीफे के दौर के बाद कही थी, जब उन्हें अपने पद को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, तो उन्होंने उस समय नेहरू सरकार पर आरोप लगाए थे। और यह परंपरा है कि कोई मंत्री अपने पद से इस्तीफा सदन के रहते हुए दे रहा है तो उसे सदन में बोलने का अवसर दिया जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं बोलने दिया सदन में, अपमान यहां पे भी किया गया। उनके इस्तीफे को उजागर नहीं होने दिया गया। अपने इस्तीफे में बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस को वंचितों और दलितों की चिंता नहीं है, पंडित नेहरू को दलितों और वंचितों की चिंता नहीं है, इन्हें मुसलमानों की चिंता है। ये वंचितों और दलितों से ज्यादा महत्व उन्हें देते हैं और मैं वंचित और दलितों की आवाज बनना चाहता हूं। मैंने वित्त और अर्थशास्त्र विषय से उच्च डिग्री हासिल की है, मुझे किसी संसदीय समिति में तक नहीं रखा गया है। ये पीड़ा उनकी थी, जो वंचितों और दलितों के लिए जिस आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया था, देश के अंदर जिस सामाजिक समता के निर्माण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन होम किया था, उन्हें उससे वंचित करने का काम भी कांग्रेस किस रूप में कर रही थी। ये बाबा साहब अंबेडकर की पीड़ा उनके इस्तीफे के माध्यम से देखने को मिलती है। और याद करिए, जब कांग्रेस नेतृत्व की ही सरकार केंद्र में थी, तब उस समय कांग्रेस यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, या वंचितों और दलितों का नहीं है। यानी देश को कैसे लोग आपसी बंटवारे का कार्य कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देश के दलितों और वंचितों को अपमान करने का जो एक काला अध्याय कांग्रेस का रहा है, कमोवेश वही परिपाटी समाजवादी पार्टी ने भी अपनाई है। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2012 में जब सरकार बनी थी, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जो स्मारक हैं लखनऊ में बने हुए, सबको तोड़वा देंगे। यानी उन्हें सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं के स्मारक उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे, और उन्होंने अपने समय में किया भी। कन्नौज के बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण हटा दिया, उसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम हटा दिया। लखनऊ में भाषा विद्यालय मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर स्थापित था। वे सामाजिक न्याय की जिस लड़ाई को लड़े थे, समाजवादी पार्टी ने नाम हटा दिया।
सहारनपुर मेडिकल कॉलेज के नाम हटा दिया, तमाम जनपदों से नाम हटा दिए गए। ये चीजें दिखाती हैं कि लोग किस रूप में समाज को विभाजित करने के लिए राजनीति करना चाहते हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी के बयान को आधा अधूरा मीडिया के सामने प्रस्तुत करके उसके नाम पर किस प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटियां इनके द्वारा सेकी जा रही है, किस तरीके से समाज को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। अपने किए हुए पर पर्दा डालने के लिए इनके द्वारा लगातार इस शरारत की जा रही है। इन लोगों ने अपने कालखंड के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय के पुरोधाओं और महापुरुषों, दलितों और वंचितों के प्रति जो विद्वेष की भावना इन लोगों के मन में थी, ये आज भी उस प्रकार का आचरण लगातार कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दलितों और वंचितों के लिए नई नई योजनाएं ला रही है, उनके उत्थान के लिए कार्य कर रही है। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें 100% सिचुएशन के लक्ष्य की ओर बढ़ाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। इन सब के पीछे प्रेरणा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने स्वयं लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना हम लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हर सरकारी कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र हमारी सरकार के समय, डबल इंजन की सरकार के समय लगे हैं। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश से पहला दलित देश का राष्ट्रपति भी बनता है। पहली बार देश के अंदर कोई महिला जनजाति समाज से जुड़ी भी एक मातृशक्ति भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा, उनकी लीडरशिप सबको सम्मान देने की है। गृह मंत्री जी के एक बयान को संसद में, वह भी संविधान दिवस के अवसर पर, और संविधान दिवस का यह आयोजन भी 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में पूरा देश आयोजित करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करेगा। यह प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी की है। लगातार 2015 से संविधान दिवस के कार्यक्रम के साथ पूरा देश जुड़ता है। केवल मूल अधिकारों की ही नहीं, कर्तव्यों के बारे में भी जो प्रेरणा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है, उससे पूरे प्रदेश को, पूरे देश को जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रयास कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान प्राप्त हो, हर स्तर पर सम्मान मिले। और संसद पर जब इन कार्यों को लेकर के संविधान सभा को, संविधान दिवस को लेकर के चल रही चर्चा का जवाब देते हुए आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपना भाषण कर रहे थे। उनके भाषण के छोटे से अंश को लेकर के कैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इनके द्वारा एक वितंडावाद पैदा करने का प्रयास हुआ, कैसे इनके द्वारा गफलत पैदा और गलतफहमी पैदा करने का प्रयास हुआ। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका यह आचरण उनकी विद्वेष भावना को प्रदर्शित करता है। इन लोगों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति जो शब्द कहे गए थे पूर्व में, कौन नहीं जानता, समाजवादी पार्टी सरकार के समय उनके एक मंत्री
जो सुपर सीएम के रूप में काम करते थे प्रदेश में, उनके वो वक्तव्य जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति उन्होंने किए थे, कौन नहीं जानता है। ये सभी, यही उनका वास्तविक आचरण था। और हम तो कांग्रेस के नेता राहुल जी से कहेंगे, देश की संसद में, संसद परिसर में सांसदों पर हमला हो, यह दृश्य भी देश ने देखा है। क्या यह आचरण उनका संवैधानिक माना जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी का यह आचरण संवैधानिक माना जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद चोटिल होते हैं। एक बुजुर्ग सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री चोटिल होते हैं, उन्हें गिराया जाता है। यानी अपने सारे कृत्यों को, मारपीट के कृत्यों को, बुजुर्गों को धक्का देने की कृत्यों को ये संवैधानिक बनाने का प्रयास करते हैं।